डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, देखिए कल मैं विद्युत आवेश के बारे में जो भी बातें थी आपको बता दिया गया। आज आपको हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं आते हैं। एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। पहला टॉपिक से यहाँ पर देखिए है विद्युत क्षेत्र। तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं बच्चों कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है किसी दिए गए आवेश के निकाय के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश रख दिया जाए तो वह दिए गए आवेश के द्वारा बल महसूस करता है। कहने का अर्थ है बच्चों कि किसी भी ऐसा सिस्टम आवेश का ऐसा सिस्टम हो जहाँ के आसपास कोई दूसरा आवेश रख दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में बल महसूस होता है। यह पूरी घटना जो है हमारी वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। राइट बच्चों, आप देखिए बच्चों, सेकंड बात यहाँ पर कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विभव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। कहने का अर्थ है अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बच्चों अलग अलग होगा। राइट। अब बच्चों यहाँ पर सेकंड बात ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। किस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के लिए परिभाषित होता है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसी बिंदु के लिए परिभाषित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक का निगमन होता है जो उसको उत्पन्न किया जाता है वो किसी बिंदु के लिए ही संभव होता है। राइट बच्चों, अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल होता है। राइट बच्चों, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल होता है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है, मान लिया विद्युत क्षेत्र में P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है P बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। यह धन आवेश विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय बल का अनुभव करेगा। मान लिया यह बल F है। राइट। अब देखिए ये जो हमारी टॉपिक थे इतने, ये सारे टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि इसके बारे में आपको इस तरह से बताया गया है। राइट। अब बच्चों देखो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि Q0 यानी परीक्षण आवेश F बल महसूस करता है। ठीक है, तो कह रहा है एक कूलाम आवेश F/Q0 बल महसूस करता है। और हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन भी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम और बीमा क्या हो जाएगी mL/T-2 और ये कूलाम की बीमा होती है बच्चों 80, तो ऊपर चला जाएगा A-1 और T-3। बीमा तो आप सब निकाल ही लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो गई। अब बच्चों आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा डायग्राम है। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, मान लिया बिंदु आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P उपस्थित है ना, और बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। ये केवल डिटेल में समझाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, कह रहा है Q0 पर आरोपित बल। तो Q0 पर जो बल आरोपित होगा वो हमको कूलाम का नियम का प्रयोग करना है। तो हमको पता है बच्चों कि जो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है, पहला आवेश Q है, तो दो आवेशों के मध्य ही वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये दोनों हो जाएंगे Q0 अपान R स्क्वायर। ठीक। अब देखिए बच्चों, हमको पता है, अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि E = होता है F अपान Q0। अब F के स्थान पर इस मान को रख देंगे तो Q0 से Q0 हमारा बच्चों हो गया कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हो K लिख दिया, फिर यहाँ पे बचा Q अपान R स्क्वायर। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होती है बच्चों, वो एक आवेश के लिए उत्पन्न होती है। राइट बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, परीक्षण आवेश। सारे बच्चे आज तक परीक्षण आवेश सुनते आए हैं। परीक्षण आवेश होते क्या हैं, आज इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज होता क्या है। देखिए, परीक्षण आवेश छोटा सा छोटा धनात्मक आवेश होता है। जो हमारा परीक्षण आवेश होता है वो छोटा सा छोटा धनात्मक आवेश होता है बच्चों। राइट। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापते वक्त काफ़ी छोटा परीक्षण आवेश क्यों लेते हैं। तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। परीक्षण आवेश काफ़ी छोटा होना चाहिए ताकि वह अपने आसपास के आवेशों पर बड़ा बल ना लगा सके। बात समझ में आया। जो टेस्टिंग चार्ज है सदियों छोटा सा छोटा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अपने आसपास आवेशों पर वो जो है बड़ा बल ना लगा सके, क्योंकि बड़ा बल पास या बगल आवेश को स्थानांतरित कर सकता है, जिससे वह विद्युत क्षेत्र का मान बदल जाएगा। बात समझ में आया। अगर बड़ा आवेश रख दिया जाएगा तो वो आवेश को स्थानांतरित कर देगा और विद्युत क्षेत्र का मान भी बदल जाएगा। इसलिए हम हमेशा परीक्षण आवेश लेते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि बच्चों परीक्षण आवेश होता क्या है, तो आप कह सकते हो परीक्षण आवेश छोटा सा धनात्मक आवेश होता है, यानी परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है। अब बच्चों, आप सबको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, मतलब ये वेक्टर वेरिएबल्स हैं। दूसरी बात यहाँ पर कहा गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जैसा कि हमने बता के आया हूँ भी बेटा। तीसरी बात आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तीसरी बात यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र MLT-3A-1 होता है। विद्यार्थियों, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, देखिए बच्चों ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं सारी चीज़ें पढ़ाया गया है। अगर आप इसको पढ़े हैं तो थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैप्टर में तो मास्टर बन ही जाएंगे। अगर आगे भी ऐसे साथ देते रहेंगे तो आप लोग मास्टर बनेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पर लिखा गया विद्युत बल रेखाओं को इस प्रकार से खींचा जाता है कि किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है।
देख रहे हो बच्चों, जैसे भी लाइन खींची गई है वैद्युत बल रेखाओं की, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है बच्चों, वो लंबवत हो रही है। देखिए इस बिंदु पर लंबवत हैं, इस बिंदु पर लंबवत हैं, इस बिंदु पर लंबवत हैं, इस बिंदु पर लंबवत हैं। कहने का अर्थ हुआ कि सब जगह लंबवत ही निरूपित होंगी। राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये चित्र को देखिए, एकल धन बिंदु आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं। अगर एक धन आवेश है तो उस पर वैद्युत बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, ये आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। देखिए, प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर उत्पन्न होती हैं बच्चों। प्लस क्यू आवेश के कारण सदियों बाहर की ओर उत्पन्न होती हैं। यहाँ देखिए, ये जो तीर का निशान बच्चों आपको दिख रहा है, वो बाहर की ओर दिख रहा है। कहने का मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर उत्पन्न होंगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, एकल ऋण आवेश के कारण, इस चित्र को आप देख पा रहे हैं, एकल ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो सदैव अंदर की ओर आती हैं सदैव अंदर की ओर होंगी। देखिए यहाँ साफ शब्द में लिखा भी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय अंदर की ओर होती हैं। किसके कारण? एकल ऋण बिंदु आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं सदैव अंदर की ओर होंगी। जैसा कि आपके सामने डायग्राम चल रहा है, अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए बच्चों, एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं देखिए कैसे उत्पन्न हो रही है। ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर और धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर उत्पन्न होंगी। यहाँ लिखा भी है, दो धन आवेश की वजह से वैद्युत बल रेखाएं। अब यहाँ पर देखिए, दोनों धन आवेश हैं तब वैद्युत बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होंगी। तो देखिए, दोनों धन आवेश हैं तो वैद्युत बल रेखाएं हमारी बाहर की ओर उत्पन्न हो रही हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वैद्युत बल रेखाएं सदैव वैद्युत बिंदु के लंबवत होती हैं और एकल धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, एक ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर। एक धन एक ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश से साइड बाहर, इसके साथ नहीं सॉरी धन आवेश के कारण बाहर और ऋण आवेश के कारण अंदर। इसी तरह से धन आवेश के कारण सारी चीज़ें आपको डायग्राम में दिख रहा है। जैसा कि स्पष्ट दिख रहा है तो हमें पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आप लोग को समझ में आएगा। बट फर्क इतना ही है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग के पास समय भी है और ऑप्शन भी बहुत कम है बच्चों। तो आप लोग को पढ़ाई में टॉप करना है, इसका मतलब है पढ़ना है, हालात चाहे जो भी रहे हों। राइट। अब बच्चों हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पे दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। वैद्युत बल रेखाओं के बाद बच्चों आ गया हमारे पास उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होते हैं? देखिए, उदासीन बिंदु आवेशित वस्तु के नज़दीक का वह बिंदु है जहां कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य होता है। उदासीन बिंदु कौन सा बिंदु है? जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। सेकंड पॉइंट की बात देखिए आप, यहाँ कहा गया, दो समान प्राकृत व समान मात्रा के आवेश का मध्य बिंदु उदासीन बिंदु होता है। दो अगर समान प्राकृत के आवेश हैं तो उसका मध्य बिंदु उदासीन बिंदु होगा। देखिए बच्चों, ये आपका डायग्राम है, डायग्राम दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है समान प्रकार के, यहाँ भी प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है, इसका मध्य बिंदु बच्चों ये है, तो ये पॉइंट हमारा उदासीन बिंदु होगा। राइट बच्चों। अब आपको हम समरूप विद्युत क्षेत्र बताएंगे। सम का मतलब होता है बच्चों समान। समरूप में एक अर्थ है यहाँ पे सम, सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब होता है बच्चों रूप। तो समान रूप से, तो देखिए प्रश्न है, कहा जा रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार दर्शाया जाता है। देखिए बच्चों, उत्तर में बताया गया है, किसी दिए गए स्थान में वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक समान होनी चाहिए,
तो उसको समरूप कहते हैं। सेकंड बात यहाँ पर देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र को सीधी समान दूरी पर स्थित समांतर क्षेत्र रेखाओं के रूप से निरूपित किया जाता है। अब देखिए आपके सामने ये डायग्राम है कि एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर लीनियर लाइन यहाँ पर बराबर मात्रा में है और यहाँ भी बराबर मात्रा में है। कहने का मतलब एक समान रूप से है, इसलिए इसको हम समरूप बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर समरूप समझ में आ गया है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं हम। असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं इसके बारे में समझा जाता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग होनी चाहिए, तो उसको हम असमरूप कहते हैं। देखिए जैसे प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, तो ये हमारा असमरूप हो गया बच्चों। देखिए जैसा कि आप सभी बच्चों के सामने ये डायग्राम दिख रहा है, एक पर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण सदैव बाहर की ओर होगी, ऋण क्यू आवेश है तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होंगी। तो अलग अलग क्षेत्र के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों। राइट। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, हेडिंग है, कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यहाँ लिखा है क्यों नहीं काटती, अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किंतु किसी भी स्थान पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सिर्फ एक हो सकती है, अतः संभव नहीं है। किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है बच्चों, एक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दो विद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चों आपके पास कि विद्युत बल रेखाएं असतत होती हैं, यानी असमान रूप से निकलती हैं, सतत नहीं होती, असतत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश से समाप्त होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि धन आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश से अंदर की ओर उत्पन्न होती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो धन आवेश से प्रारंभ होगी, ऋण आवेश से समाप्त हो जाएंगी। अब बच्चों देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि लंबाई के अनुदिश बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लंबाई के अनुदिश जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये लंबाई है, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर। तो जब प्लस माइनस अंदर बाहर की ओर होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे बच्चों। अब आपके पास फोर्थ पॉइंट आ गया कि किनारे से बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देख रहे हैं अभी की जैसा हमने बताया था, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो हमेशा उन दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। ये आपके सामने डायग्राम भी है, देख रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पास में जब आता है तो इसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। देखिए दूर भाग रहा है, ये दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, दूर भाग रही हैं। 5 पॉइंट देखिए बच्चों, चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं रह सकता। जो चालक होंगे, देखिए यहाँ पर ये चालक हैं, प्लस क्यू और ऋण आवेश हैं। देखिए इस पर विद्युत क्षेत्र इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर क्या है, शून्य है। तो हमने पहले भी बता चुका हूँ कि विद्युत क्षेत्र सदैव बाहर की ओर उत्पन्न होता है, अंदर की ओर नहीं हो सकता है। तो चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों अंदर की ओर उत्पन्न होगा। 6 पॉइंट है बच्चों, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब देखिए 7वां पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं जो समविभव पृष्ठ के लंबवत, यानी कोई भी विभव होगी उसके पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगी। इसके बारे में मैंने बहुत बारे में बता चुका हूँ कि सतह के सदैव विद्युत बल रेखाएं लंबवत उत्पन्न होती हैं। अब देखिए यहाँ पर 7वां पॉइंट है
कह रहा विद्युत बल रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करती हैं। उच्च विभव हमेशा धन आवेश का होता है, निम्न विभव जो होता है ऋण आवेश का होता है। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर गमन करती हैं। राइट बच्चों, जैसा कि डायग्राम आपके सामने है। अब देखिए 8वां पॉइंट है, घना मतलब प्रबल वह क्षेत्र जहाँ विद्युत बल रेखाएं घनत्व तो ज़्यादा हो, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। राइट, अब देखिए यहाँ पर घन आवेश ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घना आवेश है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। राइट बच्चों, अब देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगी। आपके पास 9वां पॉइंट है बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं प्रकाश की गति से गमन करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो प्रकाश की गति से गमन करती हैं। तो इस तरह से आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी आ गया बच्चों। अब आप सभी को हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है डाईपोल। यदि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे के काफ़ी निकट उपस्थित हों तब वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी दो बराबर आवेश हों परंतु विपरीत प्रकार के हों, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा क्रिया होंगी वो सदैव वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगी। देखिए द्विध्रुव में आवेश के परिमाण को Q तथा आवेश के बीच की दूरी को 2a से, यानी जिसको हम कहते हैं 2l, राइट, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी होती है बच्चों 2l। तो देखिए यहाँ कहा गया दोनों आवेशों के बीच के बिंदु को विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो ध्रुव है येलो कलर का, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव का बच्चों केंद्र है। क्या है? केंद्र है। अब ये देखिए डाईपोल मोमेंट का ये पार्टिकल कण है, आपके सामने दिख रहा होगा। इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं, दिख रहा है ना बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए डाईपोल। ये जल का हाइड्रोजन है। 1 मिनट जी। अब देखिए ये हमारा हाइड्रोजन है 2 और ये हमारा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पर प्लस आवेश, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, यहाँ पर अलग अलग लिख दिया गया है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे HCl, ये भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है क्योंकि H पर प्लस आवेश, Cl पर माइनस आवेश, दोनों पे समान आवेश है, पर प्लस आवेश है पर माइनस आवेश है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि दो बराबर और विपरीत आवेश होने चाहिए। तो HCl पे HCl, Cl पे माइनस आवेश और H पर प्लस आवेश, दोनों पर समान आवेश हैं, इसलिए द्विध्रुव हैं। ये जल का फिगर है बच्चों, जल यानी 2 प्लस आवेश हैं, 2 माइनस आवेश हैं, तो दोनों पर समान चार्ज हैं, इसलिए बच्चों ये भी द्विध्रुव आघूर्ण हैं, द्विध्रुव हैं। ठीक है। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। डाईपोल मोमेंट, देखिए यहाँ पर टॉपिक्स हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव की शक्ति को मापने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव को मापने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसे P से निरूपित किया जाता है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव बराबर हमने डिफिनीशन बताई थी आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी, है ना। तो आवेश हमारा होता है Q, आवेशों के बीच की दूरी 2a है, तो यहाँ पे 2a नहीं बच्चों 2l होगा। तो सूत्र हो जाएगा P = 2ql, है ना। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और
निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बारे में आपको क्या बताएं, ये तो आपको आता ही है। यहाँ पे डायग्राम आप देख लीजिए, बस सिर्फ डायग्राम। यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, वैसा निरक्षीय का डायग्राम देख लीजिए, कन्फर्म हो जाएगा भाई। यहाँ पे 2e cos थीटा E1 E2 ये डायग्राम है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये डेरिवेशन आपको हम बताए हैं, आप लोग कर लेंगे। समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का प्रभाव। अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ाया गया है, मैंने बताया भी है कि समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होते हैं। अगर यहाँ से निकला क्या कह रहा है, किसी भी समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण जितना बल कार्य करता है उतना माइनस क्यू आवेश के कारण कार्य करता है। दोनों पर समान प्रकार के हैं, समान बल आवेश हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा नेट बल शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E और x अक्ष की ओर धनात्मक आवेश पर बल F बराबर E क्यू होता है, x अक्ष की ओर x माइनस की ओर। बात समझ में आ रहा है, ये प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण समान बल आरोपित तो होंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए एक समान वैद्युत द्विध्रुव कारण बल टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये सारे कंडीशंस हैं। हमने आपको कंडीशन भी बताया था, जब थीटा बराबर 0 होंगे यानी वैद्युत क्षेत्र वो पी और ई एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, तब टाउ का मान 0 होगा। जब लंबवत होंगे तो पी होगा। जब थीटा दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे मतलब असमांतर, तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा 0। बात समझ में आई बच्चों। इस तरह से हमने अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात कर लेते हैं। एक्सिस है, इसके बारे में आपको नहीं बताया गया और सिलेबस में भी नहीं है, तो आप सभी को आज इतना बता दिया गया बच्चों। आप लोग थोड़ा स्किप नहीं करना है, आप लोग को ध्यान देना है। देखिए बच्चों बात क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि आपको अपनी चीज़ों को ध्यान देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप बड़े हो गए हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बड़ी कंडीशन में, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। और ये सारी चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिए, और मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ेंगे और मन लगेगा भी आपको, और आप लोग पढ़ाई कीजिए बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, वेलकम।